नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। 27 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रस्तावित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक पुनर्परीक्षा 2023 के लिए आयोग के नए पैटर्न के अनुरूप करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों की एक विशेष श्रृंखला प्रारंभ की गई है। इस क्रम में आज ये तीसरी क्लास है और ये जो प्रश्न है, ये प्रश्नों की जो श्रृंखला है, ये परीक्षा तक कंटिन्यू रहेगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का ये सेशन। आज का सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर सबसे पहला कथन कह रहा है कि इंदौर और उदयपुर रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि शहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर बन गए हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि इंदौर और उदयपुर ये रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि शहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर बन गए हैं, इंदौर और उदयपुर। ये स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट देखिए। अगले स्टेटमेंट में लिखा गया है कि 2 फरवरी 2025 को पार्वती अर्गा रामसर साइट जो कि गोंडा उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का समारोह आयोजित किया गया। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। उसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का जो समारोह है, वो 2 फरवरी 2025 को पार्वती अर्गा रामसर साइट गोंडा उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ। क्लियर? तो ये पूरी बात ध्यान में आप रखेंगे। अगला देखिए। अगले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि 2025 का विषय, तो 2025 का विषय का मतलब जो 2 फरवरी 2025 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, इसका विषय क्या था? तो दिया गया है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा। अगले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि रामसर अभिसमय ये एक अंतर सरकारी संधि है जिसे 1971 में रामसर ईरान में अपनाया गया और 1975 में ये लागू हुआ। तो ये बात स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो याद रखेंगे जो रामसर अभिसमय है, इसको 1971 में रामसर ईरान में अपनाया गया और ये 1975 से लागू हुआ। अगला स्टेटमेंट कर रहा है कि भारत में रामसर अभिसमय 1982 में लागू हुआ। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान में आप रखेंगे कि भारत में रामसर अभिसमय 1982 में लागू हुआ। अगले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि जो नवीन रामसर स्थल घोषित किए गए हैं, उन स्थल के नाम और वो किस राज्य से संबंधित हैं, वो इस स्टेटमेंट में दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला स्थल है उधवा झील। याद रखिएगा, उधवा झील का संबंध झारखंड से है। क्लियर है? ये बात स्पष्ट रूप से आप ध्यान में रखेंगे, उधवा झील झारखंड में। अगला जो स्थल है वो है तमिलनाडु में तीरतंगल। क्या नाम है? तीरतंगल। याद रखिएगा, पीआईबी के डेटा के अनुसार तीरतंगल नाम है और अन्य ऑथेंटिक जो स्रोत थे उसमें लिखा था थेरथंगल। क्लियर है? तो आप दोनों नाम याद रखेंगे, तीरतंगल या थेरथंगल। क्लियर है? और ये कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से। इसके अलावा तमिलनाडु का एक और स्थल है जिसका नाम है सक्कारा कोट्टई। क्या नाम है? सक्कारा कोट्टई। और अगला जो स्थल है वो सिक्किम से संबंधित है, उसका नाम है खेचियो पलारी। क्या है? खेचियो पलारी। और ये नए रामसर स्थल है और इस प्रकार फरवरी 2025 तक भारत में टोटल रामसर स्थलों की संख्या 89 हो गई है, यानी 89 हो गई है। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में रखना है। जो नए रामसर स्थल घोषित हुए हैं उसमें झारखंड का उधवा झील, तमिलनाडु का तीर तंगल या इसको थेरथंगल भी कहेंगे, तीसरा है तमिलनाडु का ही सक्कारा कोट्टई और चौथा है सिक्किम का खेचियो पलारी। क्लियर? और टोटल संख्या भारत में रामसर स्थलों की संख्या फरवरी 2025 तक 89 हो गई। क्लियर है? अगला जो स्टेटमेंट है कि सबसे अधिक संख्या रामसर स्थलों की स्टेट वाइज अगर देखी जाए तो उसमें पहले स्थान पर तमिलनाडु है जहां पर टोटल 20 रामसर स्थल है और दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश जहां पर टोटल रामसर स्थलों की संख्या 10 है। क्लियर? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि छठवां और सातवां ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला देखिए, ये पहले ही प्रश्न में आपको टोटल स्टेटमेंट दिख रहे हैं। जितने भी पॉसिबल रामसर स्थल से संबंधित प्रश्न हो सकते थे वो स्टेटमेंट वाइज यहाँ पर प्रश्न में शामिल किए गए हैं। 8वां स्टेटमेंट जरा देखिए, लिख रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन पश्चिम बंगाल। बिल्कुल सही है। और लिख रहा है कि भारत का जो सबसे छोटा रामसर स्थल है वो हिमाचल प्रदेश में रेणुका वेटलैंड है। हिमाचल प्रदेश का रेणुका वेटलैंड। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अगला कह रहा है कि रामसर सम्मेलन का जो सचिवालय है वो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है और स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में कहाँ पर स्थित है? तो ये IUCN के मुख्यालय में स्थित है। ठीक है, तो याद रखेंगे रामसर सम्मेलन का सचिवालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में IUCN के मुख्यालय में स्थित है। ये स्टेटमेंट भी सही है। अगला कह रहा है कि विश्व में अगर हम सर्वाधिक रामसर स्थलों की संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहाँ पर है? यूके में है 176। दूसरे नंबर पर मैक्सिको आता है, यहाँ पर टोटल रामसर स्थलों की संख्या 144 है और इस क्रम में भारत का तीसरा स्थान है
अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या 89 हो गई। क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर आपका ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आपसे पूछा क्या गया था? आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्लियर है? और यहाँ पर सभी कथन सही हैं, इसलिए यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, उपरोक्त में कोई नहीं। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है। सबसे पहला कथन देखिए, लिख रहा है कि इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से NVS-02, ये उपग्रह है NVS-02, इसको स्थापित करने के लिए GSLV F-15 का उपयोग कर अपना 100वां प्रक्षेपण किया। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। किसका प्रक्षेपण किया गया? NVS-02 उपग्रह का। किसके द्वारा किया गया? GSLV F-15 के द्वारा। क्लियर है? कहां से किया गया? श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। किसके द्वारा किया गया? तो इसरो के द्वारा किया गया। क्लियर है? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। क्लियर है? तो ये पहला स्टेटमेंट आपका सही हो गया। अगले स्टेटमेंट में कह रहा है, और ये 100वां प्रक्षेपण था इसका। अगला कह रहा है कि ये जो NVS-02 है, ये नाविक की दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों की श्रृंखला में दूसरा उपग्रह है। क्लियर है? ये भी बात ध्यान रखेंगे कि NVS-02 ये नाविक की दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों की श्रृंखला में दूसरा उपग्रह है। ठीक है? तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब यहां पर प्रश्न बनता है, ये नाविक के संदर्भ में क्या है? तो अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारतीय तारामंडल के साथ नेविगेशन, जिसे नाविक भी कहते हैं, एक स्टैंड अपलोन उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है। और किसके समान है? ये GPS के समान है। क्लियर है? तो ये बात स्पष्ट हो गई ना कि भारतीय तारामंडल के साथ नेविगेशन, जिसे नाविक भी कहते हैं, ये एक स्टैंड अपलोन उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है जो GPS के समान है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। अगर हम बात कर लें नाविक की कि ये कितनी दूरी तक कार्य करेगा, तो याद रखेंगे नाविक भारतीय उपमहाद्वीप और उसके 1500 किलोमीटर दूर तक के क्षेत्रों में जो उपयोग करता है, उनको सटीक स्थिति, वेग और समय की जानकारी देता है। कितने किलोमीटर? 1500 किलोमीटर। क्लियर? तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। चौथा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अगला देखिए, अगले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि GSLV F-15 ये GSLV की 17वीं उड़ान है। क्लियर? तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये बात स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि जो NVS-02 उपग्रह को स्थापित करने के लिए GSLV F-15 का उपयोग करके इसरो ने अपना 100वां प्रक्षेपण किया, ये GSLV F-15 ये GSLV की 17वीं उड़ान है। ठीक है? तो ये भी ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात कर लें इसरो के स्थापना की, तो याद रखेंगे 15 अगस्त 1969 को, यानी 1969 में इसरो की स्थापना हुई। अगला कह रहा है कि 14 जनवरी 2025 को डॉक्टर वी नारायण ने, किसने? डॉक्टर वी नारायण ने इसरो के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा था? कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे? उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अष्टधातु से बनी शिवाजी की प्रतिमा कहाँ स्थापित होगी? क्लियर? तो याद रखेंगे जो अष्टधातु से बनी शिवाजी की प्रतिमा है, ये टोक्यो में स्थापित होगी। कहां पर? टोक्यो में स्थापित होगी। तो यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहले लिख रहा है कि सरस आजीविका मेला, ये सरस आजीविका मेला 2025 कहां पर आयोजित हुआ? तो याद रखेंगे नोएडा के सिल्फ हाट में। ठीक है? तो ये बात महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सरस आजीविका मेला 2025 नोएडा के सिल्फ हाट में आयोजित हुआ। अगला कह रहा है आदि महोत्सव 2025, तो याद रखेंगे नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। क्लियर है? अगला जो स्टेटमेंट है नागोबा जतरा त्योहार, क्या नाम है? नागोबा जतरा त्योहार, और ये कहां पर से संबंधित है? तेलंगाना से। ये भी बात सही है। ठीक है? अगला कह रहा है कि एरो इंडिया शो 2025, इसका आयोजन कह रहा है कि हैदराबाद में। ये गलत है। क्लियर है? याद रखेंगे एरो इंडिया शो 2025 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ। ठीक है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डी जो है ये सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर डी आंसर होगा। तो डी विकल्प किस में दिया गया है? ए में दिया गया है, इसलिए आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो कुछ आयोजन दिए गए थे उसके संदर्भ में कुछ तथ्य जो आपको ध्यान में और अतिरिक्त रखने हैं। सबसे पहले तो आपने ये देख लिया कि जो ये सरस आजीविका मेला है ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो आपने कहा नोएडा में आयोजित हुआ, नोएडा के सिल्फ हाट में। क्लियर है? अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो सरस आजीविका मेला है ये कब से कब तक आयोजित हुआ? तो ध्यान रखिएगा 21 फरवरी से 10 मार्च
21 फरवरी से 10 मार्च 2025 के बीच में सरस आजीविका मेला का आयोजन किया गया। अब आपके यहाँ डेट भी पूछी जा रही है, तो ध्यान रखिएगा, सरस आजीविका मेला 21 फरवरी से 10 मार्च 2025, कहाँ पर? नोएडा के सिल्फहाट में। अगर पूछा जाए कि सरस आजीविका मेला का मुख्य थीम क्या था, तो इसका मुख्य थीम लखपति दीदी की निर्यात क्षमता का विकास। क्या था? लखपति दीदी की निर्यात क्षमता का विकास। अगर बात की जाए कि सरस आजीविका मेला 2025 ये कौन सा संस्करण था, तो आप कहेंगे 5वां संस्करण था। और अगर हम बात करें आयोजक की, तो याद रखिएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान के सहयोग से सरस आजीविका मेला का आयोजन किया गया। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई। अगर हम बात कर लें आदि महोत्सव की, तो ये तो आपने देख लिया कि आदि महोत्सव का जो आयोजन है ये मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ। कब से कब तक हुआ? तो याद रखेंगे, आदि महोत्सव का आयोजन 16 से 24 फरवरी 2025 के बीच हुआ। आदि महोत्सव 16 से 24 फरवरी के बीच में हुआ। ये आदिवासी महोत्सव है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया, तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। क्लियर? अगर हम बात करें आयोजन, तो याद रखिएगा, आयोजन जनजाति मामलों के मंत्रालय के तहत भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? ट्राइफेड कहते हैं। क्लियर? भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड, जिसको आप ट्राइफेड कहते हैं, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। और ट्राइफेड की स्थापना 1987 में, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। एक बात और याद रखिएगा कि जो आदि महोत्सव है इसमें श्रीलंका और इंडोनेशिया के प्रतिनिधि मंडल ने पार्टिसिपेट किया था। श्रीलंका और इंडोनेशिया के, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी। अब बात कर लेते हैं एयरो इंडिया 2025 की। अभी आपने ये बात तो देखा था कि एयरो इंडिया 2025 हैदराबाद में नहीं बल्कि कहाँ पर? बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। और एयरो इंडिया 2025 ये कौन सा संस्करण था? ये भी प्रश्न इस तरह के भी पूछे जाते हैं, तो आप कहेंगे एयरो इंडिया 2025 ये 15वां संस्करण था। एयरो इंडिया 2025 का आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 के बीच बेंगलुरु के येलहंका एयरो स्टेशन में किया गया। क्लियर? तो ये बात आपको ये ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्लियर? आपको देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहले लिखा है बार्ट डी वेवर। क्या लिखा है? बार्ट डी वेवर। और लिख रहा है कि बेल्जियम के राष्ट्रपति हैं। ये पहला ही स्टेट जो दिया है ये गलत है, यानी ये जो पहला सुमेलित किया गया है ये गलत सुमेलित किया गया है। क्यों गलत है? याद रखिएगा, बार्ट डी वेवर ये बेल्जियम के प्रधानमंत्री हैं, न कि राष्ट्रपति। क्लियर? तो ये क्या है? बेल्जियम के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, बेल्जियम के प्रधानमंत्री हैं अर्थात पीएम है बार्ट डी वेवर। क्लियर? अगला नाम देखिए, अगला नाम लिखा है कॉन्स्टेंटाइन टैसोलस। क्या नाम है? कॉन्स्टेंटाइन टैसोलस। ये कौन है? ये ग्रीस के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ध्यान रखेंगे, बार्ट डी वेवर बेल्जियम के पीएम और कॉन्स्टेंटाइन टैसोलस ये ग्रीस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। यहां से कम 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। अगला पूछा जा रहा है कि सैम नुजोमा। क्या नाम है? सैम नुजोमा। याद रखिएगा, सैम नुजोमा इसलिए चर्चा में है क्योंकि इनका हाल ही में निधन हो गया है। अब निधन हुआ, कई लोगों का हुआ, तो इनकी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि याद रखिएगा, सैम नुजोमा जो है ये नामीबिया के पूर्व राष्ट्रपति और नामीबिया का संस्थापक इनको माना जाता है। क्लियर? इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सैम नुजोमा नामीबिया के संस्थापक और नामीबिया के पूर्व राष्ट्रपति। अगला नाम लिखा है सोनू सूद। याद रखिएगा, सोनू सूद को थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर चुना गया है। क्लियर? तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पूछा जा रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं था, तो पहला सही सुमेलित नहीं था। यहाँ पर बेल्जियम के राष्ट्रपति नहीं पीएम होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही सुमेलित नहीं है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ नृत्य दिए गए हैं और उनसे संबंधित राज्यों के नाम। अगर आप देखेंगे कि आरओ की परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, नृत्य पूछ लेगा, त्योहार पूछ लेगा, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और ये जो नृत्य मैं जो चर्चा में कर रहा हूँ ये स्टैटिक पार्ट से नहीं, करंट में चर्चा में है। ये जितने भी नृत्य हैं ये करंट में चर्चा में है। और कहाँ पर चर्चा में आए इसका भी उल्लेख कर देते हैं। अभी आपने आदि महोत्सव पढ़ा है और मैंने आपसे बताया था कि जो आदि महोत्सव था ये 16 से 24 फरवरी 2025 के बीच मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। उसी आयोजन के दौरान ये नृत्य प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, तो ये नृत्य आपसे इंडिविजुअल भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो आपकी नजर जो भी चर्चा में विषय है, जो भी टॉपिक चर्चा में है, उसके 360 डायमेंशन पर होनी चाहिए। क्लियर? तो यहां पर सबसे पहला लिखा है गौर मारिया नृत्य। ध्यान रखिएगा
कि जो गौर मारिया नृत्य है ये छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ, ये बिल्कुल सही है। गौर मारिया नृत्य छत्तीसगढ़ में। अगर पूछा जाए छाऊ नृत्य, तो याद रखिएगा छाऊ नृत्य का संबंध झारखंड से है, सही है। अगला लिखा है कलबेलिया या अंगी गेर नृत्य। क्या नृत्य का नाम है? कलबेलिया या अंगी गेर नृत्य। इसका संबंध भी राजस्थान से है, ये सही है। अगला नृत्य जो दिया गया है वो है सिद्धि धमाल नृत्य। याद रखिएगा ये जो सिद्धि धमाल नृत्य है इसका संबंध कर्नाटक से नहीं है, इसका संबंध कहां से है? गुजरात से है। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में रखना है कि सिद्धि धमाल नृत्य का संबंध कर्नाटक से नहीं बल्कि गुजरात से है, इसलिए यहाँ पर चौथा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो याद रखेंगे गौर मारिया नृत्य छत्तीसगढ़, छाऊ नृत्य झारखंड में, कलबेलिया नृत्य की बात करें तो वो भी झारखंड में, और अंगी गेर नृत्य की बात करें तो ये दोनों राजस्थान से संबंधित है। क्लियर? स्पष्ट रूप से ध्यान में रखिएगा कलबेलिया नृत्य और अंगी गिर नृत्य ये दोनों राजस्थान से हैं, छाऊ नृत्य का संबंध झारखंड से है, और सिद्धि धमाल नृत्य का संबंध गुजरात से है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए सबसे पहला लिखा है विश्व यूनानी दिवस। विश्व यूनानी दिवस का संबंध किससे है? 11 फरवरी। ये बिल्कुल सही है। याद रखिएगा स्पष्ट रूप से ये कई बार पूछा भी गया है कि विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 11 फरवरी 2025 को विश्व यूनानी दिवस मनाया गया। क्लियर? अगर हम बात कर लें राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की, तो याद रखेंगे राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस का आयोजन 27 फरवरी को किया गया। क्लियर? तो याद रखेंगे विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी 2025 को, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 27 फरवरी 2025 को, और बात करें विश्व रेडियो दिवस की तो विश्व रेडियो दिवस ये भी 13 फरवरी 2025 को मनाया गया। ये तीनों सही है। अगला लिख रहा है विश्व कुष्ठ दिवस, और ये लिखा है 30 जनवरी। अब देखिए ये बहुत क्लोज मैटर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो विश्व कुष्ठ दिवस है ये जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। ठीक है? और ये विश्व कुष्ठ दिवस 2025 में 26 जनवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 26 जनवरी को। ठीक है? तो ध्यान रखेंगे 26 जनवरी को मनाया गया। 2025 का विश्व कुष्ठ रोग दिवस ये 26 जनवरी को मनाया गया, और यहां लिखा है 30 जनवरी। लेकिन एक बात और यही याद रखिएगा कि भारत में ये प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है। क्योंकि यहां पर विश्व कुष्ठ रोग दिवस दिया था इसलिए यहां पर 26 जनवरी होना चाहिए था। अगर यही भारत में मनाया जाने वाला कुष्ठ दिवस होता तब आप क्या कहते? 30 जनवरी। ठीक है? ये बात स्पष्ट हो गई। तो यहां पर आपका चौथा सही सुमेलित नहीं है, तो इसलिए यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये बातें आपको ध्यान में रखना है। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 27 फरवरी, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी, और विश्व कुष्ठ दिवस। देखिए यहां पर दो बातें यहां पर कुष्ठ दिवस के बारे में दी भी गई हैं कि जो 2025 में विश्व कुष्ठ दिवस मनाया गया ये 26 जनवरी को मनाया गया। क्यों? क्योंकि विश्व कुष्ठ रोग दिवस ये जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है, और ये कब पड़ा? 26 जनवरी को। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में रखनी है। और भारत में ये प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो विश्व यूनानी दिवस है ये 11 फरवरी को मनाया गया। तो ये प्रश्न बनता है कि विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? तो याद रखिएगा हकीम अजमल खां की जयंती पर 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया गया था। क्लियर? तो ये पूरी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक पुस्तक का नाम दिया गया है। इस पुस्तक का नाम है द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स। क्या नाम है पुस्तक का? द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स। तो याद रखिएगा ये किसकी पुस्तक है? तो ये अरुण शौरी की पुस्तक है, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, द न्यू आइकन सावरकर एंड फैक्ट्स, ये अरुण शौरी की। तो यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बन रहा है कि किस उच्च न्यायालय ने स्तनपान को जीवन का मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो याद रखेंगे ये आदेश था केरल उच्च न्यायालय का। क्लियर? मानिए केरल उच्च न्यायालय ने कहा अनुच्छेद 21 के तहत मां के लिए स्तनपान कराना और बच्चे के लिए स्तनपान करना ये दोनों ही जीवन के मौलिक अधिकार से संबंधित है। ये आदेश किसका था? केरल उच्च न्यायालय का। तो यहाँ पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब आपको देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कह रहा है पीएम मोदी ने भारत की पहली मुफ्त हेली एम्बुलेंस सेवा जिसका नाम है संजीवनी, इसका शुभारंभ वर्चुअली किया। और ये जो पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी है ये कहां से संबंधित है? एम्स ऋषिकेश से। ठीक है? तो ये कथन बिल्कुल सही है। तो याद रखेंगे पीएम मोदी ने भारत की पहली मुफ्त हेली एम्बुलेंस सेवा जिसका नाम संजीवनी, इसका शुभारंभ वर्चुअली किया और इसका संबंध एम्स ऋषिकेश से है। क्लियर? अगले स्टेटमेंट में कह रहा है कि भारत का पहला
ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कन्याकुमारी में किया गया, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का जो अंतिम संस्कार है वो राजघाट पर किया गया, ये स्टेटमेंट गलत है। याद रखिएगा, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी का जो अंतिम संस्कार है वो निगम बोध घाट में किया गया, न कि राजघाट में, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्लियर। और अगला कह रहा है कि एस मणिलाल ये एक प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री थे, इनका जनवरी 2025 में निधन हो गया, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, कई बार आपसे ये पूछ लेता है कि इनका संबंध किस क्षेत्र से, तो याद रखेंगे एस मणिलाल एक प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री थे जिनका जनवरी 2025 में निधन हुआ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट गलत था, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी का जो अंतिम संस्कार है वो निगम बोध घाट में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पर कथन सही नहीं है। क्लियर। तो इस प्रकार आज की ये क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगली क्लास में कुछ नए प्रश्न, करंट अफेयर्स से संबंधित ये जो प्रश्न आपको डेली प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये परीक्षा तक प्रोवाइड किए जाएंगे। लगातार आपके मैसेज मिल रहे हैं, आपने इसको कंटिन्यू करने का सजेशन दिया है, इसको कंटिन्यू रखा जाएगा। आप अपनी तत्परता जारी रखें और सतत अपनी तैयारी को जारी रखें। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।